अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हम जो है आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का हम पहले सारी इसके अंदर पैथोफिजियोलॉजी वगैरह डिस्कस करेंगे, दैन हम इसकी मेडिसिन रिलेटेड भी सब कुछ डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं, क्या क्या मेडिसिन यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पेशेंट जो है वो किस हिस्ट्री के साथ आएगा। पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा कि उसको माइल्ड फीवर है जो 6 महीनों से ज़्यादा से उसको रह रहा होगा। ठीक है, फटीग है और साथ में माइल्ड प्रोडक्टिव कफ है। ये पेशेंट का हमारे पास जो इसकी हिस्ट्री होगी या स्नैरियो होगा। ठीक है, पैथोजेनेसिस क्या हो सकती है कि अगर तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो रहा है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होगा। ठीक है, अनस्टेलाइज्ड मिल्क की वजह से कौन सा बैक्टीरिया आ रहा होता है, माइकोबैक्टीरियम बोविस आ रहा होता है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करता है, पहले हमारे लंग को इफेक्ट करता है। ठीक है, स्लोली वहाँ पे जो है बॉडी की इम्यूनिटी को स्लो कर देता है। ठीक है, मैक्रोफेजीज आते हैं, वहाँ पे जॉइंट सेल्स बन जाते हैं। जॉइंट सेल्स हमारे पास क्या होते हैं कि 2 से 3 मैक्रोफेजेस जब मिल जाते हैं तो वो जॉइंट सेल बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो उस जॉइंट सेल के इर्द गिर्द मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, उस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन उस एरिया में हो जाती है और ये सारा जो स्ट्रक्चर बन जाता है इसे हम गोन फोकस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गोन फोकस। गोन फोकस बन जाता है ना, गोन फोकस जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइड पे मतलब लिम्फ नोड या चेस्ट या मीडियस्टल वगैरह वाली साइड पे भी जा सकता है। और अगर ये अफेक्ट कर दे लिम्फ नोड्स और गोन फोकस वहाँ पे चला जाए तो हम फिर से रैंकीज कम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स 2 तरह के हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि या तो खाली ये लंग को इफेक्ट कर सकता है या जो गोन फोकस बन गया वो आगे लिम्फ नोड से चेस्ट वगैरह वाली साइड पे जा सकता है। इसके लिहाज से इसको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एक है पल्मोनरी और दूसरा है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब है कि खाली लंग को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और किसी एरिया की तरफ मूव नहीं कर रहा। इसमें भी हमारे पास 3 आ जाती हैं, एक है प्राइमरी पल्मोनरी टीबी, देन है मिलरी टीबी और थर्ड वन है पोस्ट प्राइमरी पल्मोनरी टीबी। प्राइमरी पल्मोनरी टीबी में क्या होता है, इसमें ये होता है कि पेशेंट को पहली दफ़ा लाइफ में टीबी हुआ होता है। ठीक है, और इसमें सिर्फ लंग्स इफेक्ट होते हैं। सिम्टम्स क्या आ रहे होते हैं, लो ग्रेड फीवर होता है, कफ होती है विद स्पूटम और साथ में नाइट स्वेट्स आ रहे होते हैं। मिलरी टीबी के अंदर क्या होता है कि इसमें होता है कि लंग को इफेक्ट करने के बाद बैक्टीरिया ब्लड के अंदर स्प्रेड कर जाता है। ठीक है, मींस ब्लड बोन इन्फेक्शन हो रही होती है मिलरी टीबी के अंदर, ब्लड सेप्टिसीमिया हो रहा होता है और इसके अंदर जो है वो फुल लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। मिलरी टीबी के सिम्टम्स क्या आ रहे होते हैं, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, माइल्जिया, आर्थ्रैल्जिया, फीवर, नाइट स्वेट्स, कफ और हेडेक वगैरह जो हैं ये मिलरी टीबी के सिम्टम्स हैं। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है पोस्ट प्राइमरी पल्मोनरी टीबी। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को दूसरी दफ़ा टीबी हुआ था। पहली दफ़ा फॉर एग्जांपल उसको टीबी हुआ, उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाया। ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, उसकी वजह से उसको दूसरी दफ़ा टीबी हुआ है तो उसे हम पोस्ट प्राइमरी पल्मोनरी टीबी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी का क्या मतलब है कि लंग को इफेक्ट करने के बाद जो बैक्टीरिया है या जो इन्फेक्शन है वो दूसरे एरियाज़ के अंदर स्प्रेड कर गया। मोस्ट कॉमनली कौन से एरियाज़ की तरफ जाता है, लिम्फ नोड्स की तरफ, जिसे हम लिम्फ एडिनाइटिस भी कहते हैं, या फिर जीआईटी टीबी हो सकती है। ठीक है, जीआईटी टीबी में क्या होगा कि थिकनिंग हो जाएगी वॉल्स की इलियोसिकल जंक्शन पे और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगी जिसे हम एसाइटिस भी कहते हैं। पेरिकार्डियल की जो डिजीज़ है वो 2 वजह से हो सकती है, या तो पेरिकार्डियल फ्लूइड की वजह से पेरिकार्डाइटिस या फिर पेरिकार्डियल एफ्यूजन की वजह से। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो है किन किन को इफेक्ट करता है, सीएनएस को भी इन्वॉल्व कर सकता है तो मेनिंजाइटिस लाइक सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, पोर्ट्स डिजीज़ भी हो सकती है, जिसे हम जो है वो स्पाइन का टीबी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें बोन एंड जॉइंट डिजीज़ हो सकती है, बोन मैरो को हम फिर एस्पायरेट करके वहाँ पे चेक कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस के रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर एज है, सबसे पहला तो एज है, बहुत कम एज में हो सकता है या बहुत ज़्यादा एज में हो सकता है। ठीक है, और डिजीज़ है ऑफ लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ओवर क्राउडिंग में ज़्यादा होती है, क्लोज कंटैक्ट की वजह से, HIV इम्यूनोसप्रेशन पेशेंट्स में ज़्यादा होती है, ड्रग अब्यूज़र में या जिनमें कैंसर हो या जिनमें स्टीरॉयड थेरेपी हुई हो उनमें ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है क्लिनिकल फीचर्स जो हमने स्टार्ट में भी देख लिए, दोबारा देख लेते हैं। लो ग्रेड फीवर होगा, कफ विद स्पूटम होगी, माइल्जिया, नाइट स्वेट्स होंगे, एक्सोडेटिव एफ्यूजन होगी। ठीक है, प्लूरल एफ्यूजन भी हो सकती है अगर बैक्टीरिया ने प्लूरा को इफेक्ट कर दिया। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स होगा। ठीक है, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स क्यों होगा कि प्लूरा रप्चर हो गई है जिसकी वजह से एयर जो है वो प्लूरल कैविटी के अंदर चली गई है। डायग्नोसिस हम किस तरह करेंगे, डायग्नोसिस में हम ब्लड सैंपल ले सकते हैं, स्पूटम कल्चर ले सकते हैं, रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग कर सकते हैं, ब्रोंको लेवाज कर सकते हैं और बोन मैरो एस्पायरेशन कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से करते हैं और किस तरह ट्रीटमेंट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टडी करते हैं। थैंक यू।